नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एमिनेंस न्यूज में। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस बार भी 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल इस बार रायबरेली और वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार भी राहुल ने अमेठी और वायनाड से चुनाव लड़ा था। ऐसे में जानते हैं कि कोई व्यक्ति एक बार में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। पिछली बार की तरह ही इस बार भी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 2 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी इस बार केरल की वायनाड और यूपी की रायबरेली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। साल 2019 में राहुल ने वायनाड और अमेठी से चुनाव लड़ा था। अमेठी से वो हार गए थे, जबकि वायनाड से उन्होंने 4 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव जीता था। इस बार के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी वो बड़ा नाम है जो 2 सीटों से खड़े हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा के साथ ही उड़ीसा में विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं। नवीन पटनायक ने हिंजली और कांटाबाजी सीट से नामांकन दायर किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 के लोकसभा चुनाव में लगभग 23 उम्मीदवार ऐसे थे जिन्होंने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 2014 के लोकसभा चुनाव में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2 सीटों वाराणसी और बड़ोदरा, जो कि गुजरात में, वहां से चुनाव लड़ा था। वो दोनों ही जगह जीत गए थे। इसके बाद बड़ोदरा सीट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। एक से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने वालों में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, सोनिया गांधी, मायावती जैसे तमाम बड़े नेताओं का नाम शामिल है। 1957 के चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी ने यूपी की 3 सीटों मथुरा, बलरामपुर और लखनऊ पर चुनाव लड़ा था। सिर्फ बलरामपुर में ही उन्हें विजयी हासिल हुई थी। 1962 में भी उन्होंने बलरामपुर और लखनऊ से चुनाव लड़ा था। इसके बाद 1996 में चुनाव में वाजपेयी एक बार फिर 2 सीट गांधीनगर और लखनऊ से उम्मीदवार बने। 1980 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने रायबरेली के अलावा मेंढक, जो कि अब तेलंगाना में चला गया है, से भी चुनाव लड़ा था। इंदिरा गांधी दोनों जगह से जीती। बाद में उन्होंने मेंढक की सीट छोड़ दी थी। लाल कृष्ण आडवाणी ने भी 1991 का गांधीनगर और नई दिल्ली सीट से लड़ा था। 1999 में सोनिया गांधी ने अपनी सियासी पारी की शुरुआत भी 2 सीटों से की थी। उस चुनाव में सोनिया गांधी ने कर्नाटक की बेल्लारी और यूपी के अमेठी सीट से चुनाव लड़ा था। वो दोनों ही जगह जीत गई थी, जिसके बाद उन्होंने बेल्लारी के सीट से इस्तीफा दे दिया था। 1989 के चुनाव में पूर्व डिप्टी पीएम देवीलाल ने 3 अलग अलग राज्यों की 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उन्होंने हरियाणा के रोहतक, राजस्थान की सीकर और पंजाब के फिरोजपुर से चुनाव लड़ा था। इसमें उन्हें रोहतक और सीकर में जीत मिली थी। 1991 के चुनाव में मायावती ने बिजनौर, बुलंदशहर और हरिद्वार से चुनाव लड़ा था और तीनों ही सीट से हार गई थी। 1971 में तो बिजू पटनायक ने 4 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ा था। 1996 तक एक व्यक्ति कितनी भी सीट से चुनाव लड़ सकता था, ऐसी कोई भी पाबंदी नहीं थी। तब तक सिर्फ इतना ही तय था कि व्यक्ति सिर्फ एक ही सीट का प्रतिनिधित्व कर सकता है, यानी कि आप जितने सीटों पर लड़ना चाहो चुनाव लड़ सकते हो। आप जीत गए, उसके बाद सिर्फ एक ही सीट का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। बाकी के सारे सीट जितने भी हैं आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। 1996 में जनप्रतिनिधि कानून की धारा 33 में संशोधन किया गया। इससे तय हुआ कि एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। हालांकि अभी भी एक व्यक्ति एक ही सीट का प्रतिनिधित्व कर सकता है, इसलिए 2 सीटों पर जीत के बाद व्यक्ति को 1 सीट से इस्तीफा देना पड़ता है। जुलाई 2004 में चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधि कानून की धारा 33 खंड 7 में संशोधन की सिफारिश की थी। चुनाव आयोग ने सुझाव दिया था कि दोनों सीटें जीतने और 1 से इस्तीफा देने की स्थिति में उपचुनाव का खर्च उम्मीदवार से ही वसूला जाए। चुनाव आयोग ने सिफारिश की थी कि अगर कोई उम्मीदवार दोनों सीटों से चुनाव जीत जाता है और 1 सीट से इस्तीफा दे देता है तो वहां होने वाले उपचुनाव का खर्च भी उसे ही देना चाहिए। विधानसभा के उपचुनाव के लिए यह रकम 5 लाख रुपए और लोकसभा के उपचुनाव के लिए 10 लाख रुपए की सिफारिश की थी। साल 2015 में लॉ कमीशन ने 255वीं रिपोर्ट में चुनाव आयोग के उस सुझाव पर सहमति जताई थी जिसमें 1 सीट से अधिक उम्मीदवार के चुनाव लड़ने की बात कही गई थी। इतना ही नहीं, 2 साल पहले बीजेपी नेता और सीनियर एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय ने जनप्रतिनिधि कानून की धारा 33 खंड 7 के संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। हालांकि पिछले साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मसले पर कानून बनाने का काम संसद का है। जब कोई उम्मीदवार दोनों सीट से चुनाव जीत जाता है तो उसे कानूनन 1 सीट से इस्तीफा देना पड़ता है। नियमों के मुताबिक खाली सीट पर 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराना होता है। जब किसी सीट पर उपचुनाव होता है तो फिर से उतना ही खर्च होता है। साल 2019 की लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने लगभग 5000 करोड़ रुपए खर्च किए थे, यानी कि 1 सीट पर औसतन 9.2 करोड़ रुपए का खर्च आया था। अब उपचुनाव की स्थिति में फिर से लगभग इतना ही खर्च करना पड़ता है।
अब जब भारत में लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है तो ऐसे में एक सवाल मन में उठता है कि अमेरिका समेत दूसरे देशों में बसे भारतीय नागरिक वोट डाल सकते हैं या नहीं। भारत में होने वाले चुनाव में दूसरे मुल्कों में बसे भारतीयों को वोट डालने का अधिकार तब तक रहता है जब तक उन्होंने भारत की नागरिकता ना छोड़ी हो। साल 2010 तक दूसरे देशों में बसे भारतीयों को भारत में वोट डालने का अधिकार नहीं था। अभी इन्हें वोटिंग का अधिकार तो है, लेकिन एक शर्त भी है और वो शर्त ये है कि वोट डालने के लिए उन्हें पोलिंग बूथ तक आना होगा। एनआरआई लंबे वक्त से रिमोट वोटिंग की मांग कर रहे हैं ताकि वो वहीं से भारत में होने वाले चुनाव में वोट डाल सके। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं दाखिल है। चुनाव आयोग का कहना है कि जल्दी इसकी व्यवस्था भी कर दी जाएगी। साल 2010 से पहले विदेशों में रहने वाले भारतीयों को वोटिंग का अधिकार नहीं था। तब नियम था कि अगर कोई भारतीय 6 महीने से ज्यादा विदेश में रह रहा है तो उसका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। बाद में साल 2010 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में संशोधन किया गया। इसके बाद एनआरआई को भी वोटिंग का अधिकार मिल गया। वोटिंग का अधिकार तो मिल गया, लेकिन एक पेच भी है। आरपी एक्ट की धारा 20A मुताबिक वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ स्टेशन तक आना होगा। यानी एनआरआई वोट तो डाल सकते हैं लेकिन पोलिंग बूथ में आकर। इस वजह से ज्यादातर एनआरआई को वोट देने में दिक्कत आती है और वो वंचित रह जाते हैं। पढ़ाई, नौकरी या किसी भी और सिलसिले में विदेश में रह रहे भारतीय नागरिक वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा सकता है। 18 साल से ऊपर का कोई भी एनआरआई फॉर्म 6A भरकर ऐसा कर सकता है। इस फॉर्म को चुनाव आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। विदेश में भारतीय मूल से इसे फ्री में लिया जा सकता है, लेकिन कोई भी एनआरआई वहीं के वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा सकता है जहां भारत में उसका निवास है। मसलन अगर कोई भारतीय एनआरआई मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का रहने वाला और उसका घर गोविंदपुरा विधानसभा में पड़ता है तो यहाँ को वोटर लिस्ट में उसका नाम दर्ज होगा। फॉर्म 6A भरने के बाद इसे संबंधित इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को पोस्ट के जरिए भेज सकते हैं। इसे चुनाव आयोग की वेबसाइट से ऑनलाइन भी जमा किया जा सकता है। वेबसाइट पर ही सभी रजिस्ट्रेशन ऑफिस का नाम और नंबर भी मिल जाते हैं। वोटर लिस्ट में नाम आने के बाद एनआरआई को भी वोट डालने का अधिकार मिल जाता है। वोटिंग वाले दिन पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डाल सकते हैं। अपने साथ पासपोर्ट लेकर जाना जरूरी है। फिलहाल विदेश में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा नहीं है। अभी सिर्फ चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारी, सेना के जवान या विदेशों में काम करने वाले सरकारी अधिकारी ही इलेक्ट्रॉनिकल या पोस्ट के जरिए वोट डाल सकते हैं। इन्हें सर्विस वोटर्स कहा जाता है। सर्विस वोटर्स इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम यानी कि ETPBS के जरिए वोट डाल सकते हैं। ETPBS के जरिए सर्विस वोटर को पहले पोस्टल बैलेट भेजा जाता है, उसके बाद सर्विस वोटर इसे डाउनलोड कर अपना वोट कर सकते हैं। इसके बाद इसे ईमेल के जरिए या पोस्ट के जरिए रिटर्निंग ऑफिस को भेज देते हैं। आंकड़ों के मुताबिक साल 2019 के चुनाव में 18 लाख से ज्यादा पोस्टल बैलेट भेजे गए थे, जिनमें से 10.84 लोगों ने ही इसे भरकर भेजा था। यानी कि ETPBS के जरिए 60% से ज्यादा वोट पड़े थे। चुनाव आयोग और सरकार एनआरआई के लिए ऐसे ही सुविधा शुरू करने पर काम कर रही है। हालांकि अब तक यह शुरू नहीं हुई है। 3 साल पहले चुनाव आयोग ने सरकार के सामने इसे लेकर प्रस्ताव भी रखा था। केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में बताया गया था कि विदेशों में रह रहे अप्रवासी भारतीयों के लिए रिमोट वोटिंग शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दुनिया भर में 1.36 करोड़ भारतीय रहते हैं। सबसे ज्यादा 34.19 लाख UAE में रहते हैं। अमेरिका में 12,80,000 भारतीय। वहीं चुनाव आयोग के अनुसार लगभग 1.25 लाख भारतीय रजिस्टर्ड है। लोकसभा चुनाव का आगाज ऑलरेडी हो गया है। पहले चरण की अधिसूचना भी जारी हो गई है। पहले फेज में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग हो गई है। इसके बाद 26 अप्रैल को भी वोटिंग हो गई है। तीसरे फेज की 7 मई और 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को अभी वोट डाले जाएंगे। 4 जून को नतीजे घोषित होंगे। तो दोस्तों, यह थी चुनाव से संबंधित जानकारी। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।